नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके हैं, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें 022-2300-1634। इसके अलावा आप 022-2300-1635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और आज की चर्चा में हमारे साथ 5 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं नरेंद्र तनेजा, एनर्जी मार्केट के एक्सपर्ट, BS राजपाल हैं, MD हैं मंजीत कॉटन के, नितिन खंडेलवाल हैं खंडेलवाल ज्वेलर्स के, रवि दियोरा है कुंवरजी के और राजीव कपूर हैं ट्रस्ट लाइन के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज चूंकि एक्शन बहुत ज़्यादा है कमोडिटी मार्केट में, खबरों का दिन है, तो हम एक एक करके हर बड़ी खबर पर बात करेंगे और उसका इम्पैक्ट जानेंगे। और शुरुआत कर लेते हैं। पहले आपको बता दें कि ओवरऑल मार्केट में आज हुआ क्या है। तो कमोडिटी मार्केट में ज़बरदस्त एक्शन, सोना चांदी क्रूड में तेज़ गिरावट आई है। MCX पर सोना 52,000 के नीचे आ गया है, तो चांदी 57,600 के नीचे। क्रूड में 4% से ज़्यादा की गिरावट MCX पर आई है। ग्लोबल मार्केट में ब्रेंट 94 के नीचे, 88 के नीचे WTI क्रूड। इसके अलावा जिंक में 4% से ज़्यादा का उछाल MCX पर और 6% से ज़्यादा का उछाल लंदन मेटल एक्सचेंज पर। इसके अलावा कॉटन में ज़ोरदार तेज़ी है। अगस्त का वायदा 49,600 के करीब चला गया है। तो बहुत बड़ा एक्शन है आज मार्केट में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गोल्ड की, कि गोल्ड में जो तेज़ गिरावट आई है, क्या ये ट्रेंड कंटिन्यू रहने वाला है? मेरा सबसे पहला सवाल नितिन जी आपसे। नहीं सर, सोने का भाव मुझे लगता नहीं ज्यादा गिरेगा, क्योंकि अभी क्या है कि इंडिया में लोएस्ट डिमांड होती है। सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ द गोल्ड है इंडिया, तो उसमें अभी जो डिमांड देखेंगे तो सबसे कम होती है, क्योंकि यहाँ पे अभी शादियां ब्याह कुछ भी नहीं होता है, कोई फंक्शन नहीं, कोई ओपनिंग कुछ नहीं होता है। और 15 दिन के बाद में इसकी बाइंग स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये जो बाइंग आने वाली है उसका इफेक्ट पूरे वर्ल्ड के गोल्ड मार्केट पे होने वाला है। और उसके बाद में ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल का एग्जीबिशन भी होने जा रहा है। इस एग्जीबिशन के अंदर 1000 स्टॉल लगे हैं। तो इस स्टॉल की भी जो बाइंग है, उनका इंपोर्ट है, ये सब स्टार्ट हो गया। अपना बजट प्लानिंग सब लोग बना रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये सारे सिनारियो को देखते हुए आने वाले समय के अंदर फिर से इसकी रफ्तार तेज होंगी। ठीक है, 200-400 रुपए कम ज्यादा होते रहते हैं, लेकिन इससे कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं आएंगे। अगर डॉलर टर्म में गिरावट आती है तो रुपीज जो है वो आज ये बोला जा रहा है, अभी एक कॉन्फ्रेंस के बारे में रिपोर्ट पढ़ रहा था कि 80 से लेके तो 120 रुपीज तक के आने वाले 2-3 साल में रुपीज जा सकता है। अगर ये सीन देखते हैं तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी तेजी, रुपया भी इसमें सपोर्ट करेगा, ये भी एक चांसेस है। तो आप कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा दाम यहाँ से नहीं गिरेंगे, तो ऐसे में रवि जी आज क्या ट्रेड लिया जाए गोल्ड में? जरूर से मुझे भी लग रहा है और मेरा भी मानना है कि पर्टिकुलर जो कल यूके के इन्फ्लेशन के नंबर है, साथ में FOMC मीटिंग के मिनट्स है, उसके पहले थोड़ा बहुत लोअर लेवल से बाइंग आपको देखा जा सकता है। शायद सेकंड हाफ में आपको मंथ के इवनिंग सेशन में आपको एक अच्छा उछाल वहां पे देखने को मिले। तो मुझे लग रहा है कि डिप का एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे देख के उसको बाय करना चाहिए। लेवल स्पेसिफिक बात करें तो 51,600 से 700 करीब एक अच्छा सपोर्ट है, वो रेंज में आप बाय कर सकते हैं। डाउन साइड 51,200 के स्टॉप लॉस के साथ मेरा मानना है 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में 52,300 तक के लेवल्स आपको अप्रोच होते हुए दिखेंगे। तो मेरा मानना है कि ये जो गिरावट है वो थोड़ा सस्टेनेबिलिटी उसमें मुझे कम दिख रहा है। और कल 11:30 बजे यूके के इन्फ्लेशन के नंबर है, तब तक मुझे लग रहा है कि एक अच्छा उछाल वहां पे देखने को मिल सकता है। ओके राजीव जी, आपका व्यू सर? 51,880 पर कोई व्यू आपका गोल्ड में? सर आप म्यूट पे हैं, अनम्यूट कर लें प्लीज। सॉरी मृत्युंजय जी, गुड इवनिंग मृत्युंजय जी। मुझे भी लगता है कि गिरावट थोड़ी लिमिटेड रहनी चाहिए, और बट मुझे इंट्राडे के पॉइंट से आज ऐसा लगता है कि मार्केट में जिस तरह से नेगेटिव ट्रेंड सिंस मॉर्निंग बना हुआ है, ये कंटिन्यू कर सकता है। अभी महज हम थोड़ी देर से गिरावट का एक करेक्टिव फेज देख रहे हैं। मुझे लगता है एक बार मार्केट 51,700 51,600 तक आ सकता है, बट बहुत लिमिटेड गिरावट लग रही है। 51,500 600 फिर से एक लुक्रेटिव रेंज हो जाएगी खरीदारी के पॉइंट से। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि बेचें। 51,700 का टारगेट, 52,080 का स्टॉप लॉस, 51,950 पर आप गोल्ड बेच सकते हैं। ये आपकी कॉल इंट्राडे के लिए है। लेकिन अब जरा मैं आपसे पूछना चाहता हूं नितिन जी, कि आपने कहा कि बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं है गोल्ड में, तो आप जरा बताइए सर कि ऐसे में जो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं, बायर हैं,
क्या उनको इस भाव पर खरीद लेना चाहिए अभी गोल्ड, और अगर हाँ तो आपका क्या टारगेट है, मान लीजिए अगले 6 महीने की ही बात कर लें हम तो? देखो, आने वाले समय में $2000 में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। उसके अलावा मैं आपको बताया रुपीस को भी 85 से 90 के बीच में मैं देख रहा हूँ। इसलिए मुझे लगता है कि जो दिवाली का सीजन है और जो इंटरनेशनल एग्जीबिशन ऑल इंडिया की हो रही है, इसकी हेवी बाइंग मार्केट के अंदर आएंगी, और ये बाइंग को देखते हुए मुझे लगता है कि आने वाले समय में 53 से 55 तक के मिनिमम रेट रहना चाहिए। आने वाली दिवाली में मुझे लगता है 55 से कम रेट नहीं रहना चाहिए। 55? अच्छा, मतलब 55,000 इस दिवाली पे या अगली दिवाली पे? सर, इसी दिवाली की बात कर रहा हूँ मैं। है कितना फर्क? सिर्फ 6% का फर्क है। अच्छा। और उसमें आप रुपीस को भी देखेंगे और डॉलर को भी देखेंगे, हाँ, और इन्फ्लेशन देखेंगे, तो सारा मिला के एक बार ये इंटरेस्ट का जो सिलसिला ये रुक जाए, उसके बाद आप देखिए कैसा उछाल आता है गोल्ड। ओके, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि आप इसी दिवाली पर आपको 55,000 का भाव गोल्ड में दिख सकता है। बहुत शुक्रिया नितिन जी आपका जुड़ने के लिए, गोल्ड पर अपना व्यू देने के लिए। चांदी पर आपका व्यू राजीव जी? सिल्वर में भी आज बहुत तेज गिरावट आई है, चांदी पर ताजा आउटलुक क्या है आपका? चांदी में क्या करना चाहिए? जी, इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे इसमें चांदी में भी थोड़ी गिरावट लगती है, बहुत लिमिटेड गिरावट लगती है 57,300 तक। 57,950 के आसपास बिकवाली कर सकते हैं 58,300 के स्टॉप लॉस से। ओवरऑल जो मीडियम अवधि की बात करें तो गोल्ड सिल्वर दोनों ही अच्छे लगते हैं। अगर 57 के आसपास के रेट मिले तो सिल्वर मीडियम टर्म आउटलुक के हिसाब से बाइंग का अच्छा रहेगा, और गोल्ड में भी 51,500 51,400 अच्छे स्तर रहेंगे खरीदारी के लिए। ओके, ठीक है। तो चांदी में भी आज के लिए बिकवाली की राय 57,300 के टारगेट के लिए 57,950 पर आप बेच सकते हैं, 58,300 के स्तर पर आप स्टॉप लॉस लगाएं। आपका पोजिशनल व्यू रवि जी चांदी के ऊपर? पोजिशनली मेरा भी मानना है कि लोअर लेवल से रिकवरी आपको देखने को मिल सकते हैं। मेरा भी मानना है कि 57,100 57,000 एक अच्छे बाइंग जोन है। इंट्राडे में शायद लग रहा है कि प्राइसेस 57,000 तक मूव करे, क्योंकि प्राइसेस में जिस हिसाब से सेलिंग प्रेशर बना है और 20 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर ये सपोर्ट ब्रीच होता है तो 1970 1975 के तक के लेवल आपको शायद 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में दिखेंगे। वो अगर रुपए में कन्वर्ट करे तो अप्रोक्सीमेटली वो 57,000 के करीब ही लेवल आता है। मेरा मानना है कि पोजिशनली किसी को भी एक ट्रेड करना है तो 57,000 के करीब बाय का लेवल के रूप में देखना चाहिए। 56,200 के स्टॉप लॉस के साथ आप डिप पे बाय करें। अपर साइड मेरा मानना है कि अगर आप थोड़ा 1 महीने तक का पोजीशन व्यू लेते हैं तो 60,000 तक के लेवल सिल्वर में अप्रोच होने चाहिए। तो ये राय आपकी हो गई चांदी पर कि चांदी में भी आपको क्या करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करने वाले हैं क्रूड की, क्योंकि कच्चे तेल में आप देखिए कि बहुत तेज गिरावट आई है। 6 महीने में सबसे सस्ता हो गया है कच्चा तेल और $94 के नीचे आज आ गया था मार्केट, लेकिन अब थोड़ा सा ऊपर आया है। नामेक्स क्रूड भी रिकवर हुआ है, 90 के ऊपर चला गया है। हालांकि एमसीएक्स पर अभी भी 0.3% के आसपास की गिरावट है। हालांकि इंट्राडे में एमसीएक्स पर भी भाव 7,000 के नीचे आ गया था, वहां से थोड़ी रिकवरी आई है। हमारे साथ नरेंद्र तनेजा हैं, एनर्जी मार्केट के एक्सपर्ट। तनेजा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। जो गिरावट पिछले 2 दिनों में क्रूड में आई है, उसके पीछे की वजह एक तो चीन है, वहां पर डिमांड घटने की आशंका बढ़ गई है। चाइना के जो आंकड़े आए हैं रिफाइनरी आउटपुट का, वो बहुत कमज़ोर है, 2020 के लो पर है। दूसरी तरफ यूएस में उत्पादन बढ़ रहा है, ओपेक ने डिमांड का अनुमान घटा दिया है। आपको लगता है ऐसे में कच्चा तेल अभी और नीचे आएगा? देखिए, मुझे लगता है कि अभी थोड़ा और नीचे की तरफ जाएगा, क्योंकि जो चाइना का डेटा का जिसका आपने जिक्र किया वो तो है ही है। कुल मिलाकर के जो अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था है उसमें थोड़ा मंदी दस्तक दे चुकी है, और दूसरी तरफ जिस हिसाब से जो फ्यूल का उम्मीद होती है, जैसे हॉलिडे सीजन था, जितनी उम्मीद थी कि डिमांड में बढ़ोतरी आ जाएगी खासतौर से टर्बाइन फ्यूल के अंदर और इसके अलावा डीजल के अंदर, उस तरह की बढ़ोतरी अभी नहीं दिखी है। और कुल मिला के सेंटिमेंट जो है वो भी मार्केट की यही चल रहे हैं कि भाई कहीं ना कहीं थोड़ा जो यूरोप और अमेरिका जो है वो मंदी की तरफ जा रहे हैं, और चीन का भी जो डेटा आया है उसको लेकर के भी बाजार के अंदर जो है काफी एक तरह का तनाव है, उसका ये नतीजे देख रहे हैं। तो मुझे लगता है, और दूसरी तरफ अमेरिका की तो कोशिश है कि तेल की कीमतों को हर हालत में $80 पर लेकर के जाओ, क्योंकि उनके चुनाव आने वाले हैं, तेल को सस्ता रखो। यूरोप भी उस बात से खुश होता है, भारत को भी तकलीफ नहीं है अगर तेल सस्ता होता है। तो कुल मिलाकर दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए इसको थोड़ा जो है खासतौर से जो आयातित देश है उसको ठीक माना जाता है। तो मुझे लगता है अभी दबाव में रहने वाला है। अब लंबा लॉन्ग टर्म कहना भी इस समय तो मुश्किल है, लेकिन आज जब मैं होराइजन को देखता हूँ तो मुझे लगता है कीमतें अभी कच्चे तेल की और नीचे जाएंगी। कितना नीचे सर, क्या लेवल देख रहे हैं आप?
देखिए, अमेरिका की कोशिश ये है कि $80 पे लेकर के आए, और सऊदी अरब जो है $80 में उन्हें भी बहुत परेशानी नहीं है। आपने कल सऊदी अरामको के क्वार्टरली रिजल्ट देखे और आपने देखा उन्होंने लगभग $50 बिलियन का प्रॉफिट हुआ है इस क्वार्टर में। तो अगर जो है $80 के आसपास पहुंच जाता है और 3-1 महीना $80 पर टिकता है, तो सऊदी अरामको वगैरह को या कुल मिला के ओपेक को बहुत परेशानी उससे नहीं है, और अमेरिका का पॉलिटिकल एजेंडा भी उससे जो है वर्कआउट होता है। तो मुझे लगता है $80 के आसपास अगर कीमत पहुंचती है, 80 हो जाए, 82 हो जाए, 85 हो जाए, ये उस लेवल पर पहुंचती है तो कोई बहुत बड़ी आश्चर्य की बात नहीं होगी। मेरा अपना अनुमान ये है कि $80 to $85 की दिशा में आने वाले 2-3 महीने में कच्चा तेल जा सकता है। ओके, ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि 82 से $85 का रेंज आपको 2 से 3 महीने में। ब्रेंट का सर, ब्रेंट का ये आपने कहा अभी? जी, ब्रेंट मैं ब्रेंट की बात करूंगा, हमारे यहाँ उसी से बेंच। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ब्रेंट क्रूड का भाव 82 से $85 के रेंज में रह सकता है, जो भी 95 है, मतलब यहाँ से करीब करीब $10 नीचे। तो सर पेट्रोल डीजल के मोर्चे पर कुछ अच्छी खबर मिलेगी, दाम कुछ घटेंगे? और नहीं, अब देखिए, उसकी चर्चा ऑलरेडी शुरू हो चुकी है कि किस तरीके से भारतीय उपभोक्ता जो है उसको फायदा पहुंचाया जाए। देश की भी कोशिश है महंगाई को कम किया जाए, सरकार की कोशिश अर्थव्यवस्था उसको मजबूत की जाए, डिमांड को बढ़ाया जाए। तो मुझे लगता है कि जैसे कीमतें नीचे आ रही हैं और आने की लगभग काफी उम्मीद है, तो जो भारतीय आम उपभोक्ता है पेट्रोल का, डीजल का, उसको जो है उसको भी लाभ ऑन पास ऑन होगा, क्योंकि उसी को लाभ इसका जो पास ऑन करेंगे तभी महंगाई कम होगी। हमने ऑलरेडी देखा है महंगाई के उसमें जो है कुछ अच्छी खबर आ रही है। मुझे लगता है कि दिवाली तक जो है ये और अच्छी खबर हो सकती है, क्योंकि दिवाली तक तेल की कीमतें जो है वो $80-85 जब अमेरिका में चुनाव हो रहे होंगे और भारत में दिवाली, उस टाइम हो जाए। लेकिन बहुत लंबा खुश होने की बात नहीं है, क्योंकि ये सारा कुछ जो हो रहा है, कीमतें नीचे जा रही है, इसके पीछे भारी राजनीति है, ताओपेच है, शतरंज है। ये डिमांड सप्लाई फंडामेंटल की बात नहीं है। तो यूक्रेन की समस्या भी अभी बरकरार है, लेकिन शॉर्ट टर्म अभी 2-3 महीने में ऐसा लगता है 82-85 के आसपास ब्रेंट जो है वो नीचे जा सकता है। बहुत शुक्रिया तनेजा जी आपका जुड़ने के लिए और कच्चे तेल पर बात करने के लिए। तो ऐसे में रवि जी आप बताइए, तनेजा जी कह रहे हैं कि यहाँ पर गिरावट की ही संभावना है क्रूड में, लेकिन आज के ट्रेंड को देखें तो आज शुरुआती दौर के मुकाबले मार्केट में रिकवरी शुरू हो चुकी है। तो अभी के लिए क्या ट्रेड लिया जाए एमसीएक्स पर कच्चे तेल में? तो आपने राइटली पॉइंट आउट किया, आज चाइना वर्सेस चाइना वाला इश्यू चल रहा है। चाइना की वजह से ही नीचे आया था, जो मैक्रो खराब आए, और अभी चाइना की वजह से ऊपर जा रहा है। जब न्यूज चल रहा है कि एक बड़ा स्टिमुलस अनाउंस होगा, इंफ्रा पैकेज अनाउंस होगा, तो आई थिंक दोनों में मीन्स गिरावट में भी चाइना था और अभी बढ़त में भी चाइना है। तो मुझे लग रहा है कि वहां पे थोड़ा बहुत मुझे ट्रस्ट कम दिख रहा है, एंड जब तक फॉर्मली अनाउंसमेंट नहीं आएगा तब तक कोई बड़ा उछाल सस्टेनेबल नहीं रहेगा। मेरे हिसाब से जो उछाल है और 7180 7185 के लेवल दिख रहा है, ये सेलिंग के अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखना चाहिए। स्टॉप लॉस आप शॉर्ट टर्म में 7300 का लगा ले। डाउन साइड मेरा मानना है फिर से 6900 तक के लेवल इंडियन मार्केट में अप्रोच होने चाहिए, क्योंकि कल वैसे देखे तो रुपये को भी इसका सपोर्ट मिलेगा। तो कल जब रुपये ओपन होगा तो एडिशनली आपको एक सपोर्ट देता हुआ दिखेगा। और इंटरनेशनल मार्केट में मैं मान रहा हूँ कि ब्रेंट में 92 और 90 दो टारगेट जल्दी अचीव हो सकते हैं। चाइना ने गिराया तो चाइना ने ही बढ़ाया भी है, रिकवरी भी चीन में राहत पैकेज की खबर की संभावना से ही आई है। तो ये राय आपकी हो गई कच्चे तेल के ऊपर। आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करने वाले हैं कॉटन की, क्योंकि आज देखिए एक तरफ जहां बुलियन क्रूड में बहुत तेज़ गिरावट, तो दूसरी तरफ कॉटन में बहुत बड़ी तेज़ी आई है। और आज एमसीएक्स पर कॉटन 49,600 के करीब पहुंच गया। 2% का अपर सर्किट कॉटन में लगा है। अभी भी करीब करीब 1000 रुपये की तेज़ी है कॉटन की कीमतों में। हमारे साथ बीएस राजपाल हैं, एमडी हैं मंजीत कॉटन के। राजपाल जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या हो रहा है सर कॉटन में? ये कमाल है, मतलब 1000 रुपये की तेज़ी, 2000 रुपये की तेज़ी किसी भी वक्त आ जाती है। हो क्या रहा है मार्केट में? एक्चुअली इसके दो कारण है। सबसे बड़ा एक तो इंटरनेशनल आइस भी देख रहे हैं काफी बढ़ चुका है। आपने देखा होगा जो नीचे में 85 सेंट तक चले गया था, जो अभी 115 के आसपास है, करीबन 30 सेंट की तेजी आई है, नंबर 1। नंबर 2, एक एमसेक्स का ये एक्सपायरी मंथ है कॉटन का, इसमें फिजिकल जो है डिलीवरी ओनली 4000 बेल की है और करीबन ओपन इंटरेस्ट 26,000 बेल का है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि बायर जो है वो टाइट हो जाता है, उसको मालूम है कि मेरे को कोई डिलीवरी तो मिलने वाली नहीं है, तो वो अपना कॉटन को पकड़ के रखता है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा मैं ले सकूँ। और सेलर को ये डर सताता है कि अगर मैंने डिलीवरी तो मेरी लगाई हुई नहीं है तो 4% की उसको पेनल्टी लग जाती है।
और तीसरा कारण एक ये भी है कि इंडिया में कॉटन का बहुत ज्यादा शॉर्टेज है। जैसा कि मैंने आपको लास्ट 2 या 3 बार भी बोला था कि इस साल इंडिया का कॉटन बहुत कम रहने वाला है, जो कि क्रॉप 310-315 के आसपास ही रह चुका था। तो एक वो कारण है कि कॉटन नहीं है मिलों के पास। आज भी जो इंडिया की मिलें 50% कैपेसिटी के से ज्यादा नहीं चल पाई है। उसके 2 कारण है, एक तो उनके पास कॉटन नहीं है, दूसरा यार्न का मार्केट भी नहीं होने से उनको डिस्पेरिटी होने के वजह से मिलें इंडिया की सिर्फ 50% प्रोडक्शन के साथ चल रही है। तो ऐसे में क्या माना जाए राजपाल साहब कि और बढ़ेंगे दाम, या जिस खबर का आप जिक्र कर रहे हैं उसका इम्पैक्ट आ चुका है? हाँ, इम्पैक्ट ऑलरेडी आ चुका है, क्योंकि आइस भी काफी बढ़ चुका है। अब मेरे को लगता है यहाँ से ऐसे ही चलेगा, क्योंकि एक्सपायरी मंथ है, फिर नया वायदा चलेगा अक्टूबर से। तो मेरे को लगता है ये मार्केट ऐसे ही चलेगा। बट ये है कि मिलों को अक्टूबर तक कोई राहत नहीं मिलने वाली टेक्सटाइल इंडस्ट्री को। जब आप ये कह रहे हैं कि ऐसे ही चलेगा, तो ऐसे ही चलेगा तो मैं ये समझ रहा हूँ कि रोज 1000 रुपए बढ़ेगा, कहीं ये तो नहीं कह रहे हैं आप? ना, इससे ऊपर ज्यादा नहीं बढ़ सकता, क्योंकि एक लिमिट होती है, लिमिट क्रॉस कर चुका है ये। तो अब रुकेगा, मतलब आप कह रहे हैं कि इस भाव पे मार्केट रुकेगा, राइट? हाँ, रुकना चाहिए। इसमें थोड़ा बहुत और बढ़ने की गुंजाइश है, इसके बाद रुकेगा कहीं ना कहीं, क्योंकि मिलों को काफी नुकसान जा रहा है इस भाव में। गिरेगा नहीं? हाँ, गिरने का भी चांस तो नहीं है सब ये मंथ एंड तक, तो मतलब कोई ना गिरेगा ना बढ़ेगा, रुका रहेगा, आप ये कह रहे हैं? हाँ, बढ़ने के थोड़े बहुत चांस जरूर बन सकते हैं इसमें। मतलब आपका थोड़ा बहुत कितने का होता है? थोड़ा बहुत बोल सकते हैं 1000 रुपए तक, 500 से 1000 रुपए तक बढ़ सकता है। अच्छा, क्योंकि एक्चुअली कारण क्या हो रहा है सर कि सेलर के हाथ में मार्केट आ गया है। हाँ। बायर के मार्केट में, सॉरी। तो बायर अभी क्या है, उसको खींच रहा है, उसको बेडर हो गया ना सर। उसको मालूम है कि डिलीवरी तो मेरे को मिलने वाली नहीं है, मैं जितना खींच सकूँ तो खींचूं। मतलब तो बायर, तो जो बात आप कह रहे हैं सर, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि अगर बायर के हाथ में मार्केट है तो वो कहाँ 500 रुपए बढ़ा के रुक जाएगा? हाँ, वो बढ़ाने की कोशिश करेगा। हाँ। पर एक लिमिट के बाहर बढ़ जाएगा तो सेलर भी जो है वो कहेगा ठीक है भैया, मेरे को नहीं काटना है, मेरे को पेनल्टी भर दूंगा मैं 4% की, इससे ज्यादा मैं भी नहीं बढ़ा सकता हूँ। अच्छा, तो कहीं ना कहीं इसकी लिमिट तो जरूर रहेगी सर। ओके, ठीक है। बहुत शुक्रिया राजपाल जी आपका जुड़ने के लिए और कॉटन पर डिटेल में बात करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम शुरू करते हैं सवाल और जवाब। और इस वक्त हमारे साथ कुछ कॉलर जुड़ रहे हैं। रोहन जुड़े हैं इस वक्त। पूछिए रोहन जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, पूछिए। सर चना 55 हो जाएगा सर इस बार, लग रहा उम्मीद। चना 55। IMG की जो बैठक हुई उसमें सर क्या रिजल्ट निकला सर आज जो मॉर्निंग? हाँ, जो बात आप जानना चाह रहे हैं कि IMG की बैठक में क्या निकला है, वो बात हम भी जानना चाह रहे हैं। हमारे रिपोर्टर लगे हुए हैं। मीटिंग आज हुई है, लेकिन क्या बातचीत हुई है, किन किन मुद्दों पर बातचीत हुई है, ये अभी सामने नहीं आया है। हमारे रिपोर्टर अमरीश लगातार इस खबर को ट्रैक कर रहे हैं, दिल्ली में है इस वक्त वो, और जैसे ही जानकारी आएगी आप जी बिजनेस पर सबसे पहले वो जानकारी देख पाएंगे। लेकिन जहां तक आपका सवाल चने को लेकर है कि 5500 तक जाएगा क्या भाव, तो राजीव जी क्या कहेंगे आप? मृत्युंजय जी देखिए, आने वाला जो टाइम है वो त्योहारी सीजन का है, और उसके बाद फिर शादियों का सीजन शुरू हो जाता है। तो इस दौरान आई थिंक चने की मांग बढ़ती है, तो दाम बढ़ने की उम्मीद है। बट अभी थोड़ा प्रेशर है, क्योंकि अभी जो भी बिल्कुल पास में आने वाले समय उसमें थोड़ा मांग कम रहेगी। बट मुझे लगता है कि सितंबर के बाद में, सितंबर लास्ट वीक के बाद से मांग बढ़ेगी, तो थोड़ा चने के प्राइसेस में बढ़त देखने को मिल सकती है, और एक बार भाव 5200-5300 तो देखने को मिल सकते हैं स्पॉट के। ओके, ठीक है। नेक्स्ट कॉलर राम सिंह है हमारे साथ। पूछिए राम जी। जी पूछें। टीवी का वॉल्यूम कम करिए, फिर सवाल पूछिए सर प्लीज। सर राम जी सवाल पूछिए सर, टीवी का वॉल्यूम कम करके। सर सोयाबीन पर राय चाहिए। सोयाबीन पर राय। रवि जी बताइए क्या व्यू है आपका सोयाबीन के ऊपर? सोयाबीन में मुझे लग रहा है कि जहाँ पे पहले हायर प्रोडक्शन की एस्टिमेट थी, तो सोइंग इतना फिर भी हुआ नहीं है, एंड साथ में यील्ड में भी शायद प्रॉब्लम आएगी। तो मुझे लग रहा है कि इमीडिएटली प्राइसेस 6400-6500 तक के रेंज में रहेंगे। बट अगर आपके पास ऑलरेडी फिजिकल स्टॉक हो और 6600 to 6700 तक के प्राइस मिल जाए, तो वहां पे एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी पे वो उसको देखना चाहिए, क्योंकि एडिबल ऑयल प्राइसेस है लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी के बाद ये लेवल पे कंसोलिडेट कर रहे हैं। क्रूड नीचे आए तो शायद लग रहा है कि इसका इम्पैक्ट एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स को पड़ेगा और आगे प्राइसेस है थोड़े नेगेटिव साइड ही रहेंगे। तो मुझे लग रहा है कि ये जो भी उछाल है यहाँ से 100-200 पॉइंट का
पर है तो वहां पे एक बार को सेल कर देना चाहिए। मेरे हिसाब से आगे जाके जैसे सीजन पैन आउट होगी अक्टूबर नवंबर में 6000 तक के लेवल पे अप्रोच हो सकते हैं। दिनेश हैं नेक्स्ट कॉलर, दिनेश जुड़ रहे हैं हमारे साथ। पूछिए दिनेश जी। जी सर नमस्ते। नमस्कार, पूछिए। सर एक्चुअल में नेचुरल गैस मेरे सेल है इंटरनेशनल मार्केट में 8.35 से हैं, तो उसका क्या करना चाहिए सर? 8.35 पे आपने सेल किया है? जी इंटरनेशनल मार्केट में है। ओके, आज देखिए तेज़ी आ गई है, बड़ी तेज़ी आई है नेचुरल गैस में। जरा प्राइस दिखाइए एक बार। MCX पर भी आप देखिए करीब करीब 3%, 2.5 से 3% के आसपास की तेज़ी है। और नेचुरल गैस में जिस तरह से एक्शन हमने देखा है, आज आप देखिए कि $9 के ऊपर गया है। मतलब 7 जून के बाद पहली बार ग्लोबल मार्केट में दाम $9 के ऊपर गए हैं। तो क्या करना चाहिए इनको राजीव जी नेचुरल गैस में? मृत्युंजय जी देखिए, इनको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। मैंने एडवाइस करूंगा कि $9.25 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलें। अभी ये ट्रेंड में है, मतलब कोई भी संकेत नहीं है कि ट्रेंड वीक होता हुआ दिख रहा हो। ट्रेंड के वीक होने के संकेत तब मिलेंगे जब मार्केट वापस $8.8 के नीचे सस्टेन करेगा। $9.25 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। नेक्स्ट कॉलर, पूछिए सुभाष जी। सुन रहे हैं आप सुभाष जी? मेरा सवाल सिल्वर पे है सर। हाँ, क्या जानना चाहते हैं आप चांदी में? क्या ये रिसेंट लो को तोड़ सकती है चांदी अभी? क्या ये रिसेंट लो को तोड़ सकती है? क्या लगता है आपको रवि जी? जरूर से रिसेंट लो के पास आ सकते हैं। मुझे लग रहा है कि इसके नीचे सस्टेनेबिलिटी मुझे कम दिख रही है, पर्टिकुलर इस हिसाब से करेक्शन फिर से ये रिकवरी के बाद आया है तो 56,500 का काफी अहम सपोर्ट है। ये ब्रिज को ऐसा चांसेस कम है। और इंटरनेशनल मार्केट में भी एक अहम सपोर्ट 1970 का है, तो वहां भी लग रहा है कि काफी अच्छा सपोर्ट है। तो मुझे लग रहा है कि जो एग्जिस्टिंग लो है जो रिसेंट पास में सिल्वर ने बनाए थे उसके बिलो सस्टेन होना मुझे अभी मुश्किल लग रहा है। तो मेरे हिसाब से कोई भी लो के करीब के लेवल देखने को मिले जो मैंने पहले स्ट्रेटेजी में भी हाईलाइट किया, तो आई थिंक वो एक बाइंग की। रवि जी रिसेंट लो 56,500 ये कह रहे हैं आप ना? 56,500 तक आ सकता है जो रिसेंट लो। 56। ठीक है, अगला सवाल है धीरेन्द्र का, पटना से जुड़ रहे हैं। पूछिए धीरेन्द्र। कोरिएंडर का आगे 1 महीना का लुक क्या रहेगा? 1 महीने का आउटलुक आप कोरिएंडर का जानना चाहते हैं? 11,650 ये सितंबर कॉन्ट्रैक्ट की क्लोजिंग है। राजीव जी बताइए। मृत्युंजय जी, कोरिएंडर में मुझे लगता है कि 11,000 एक अहम लेवल रहेगा। मुझे उसके नीचे अभी थमता हुआ लगता नहीं है कोरिएंडर। और एक बार 11,000 और 12,200 इस रेंज में रहना चाहिए 1 महीने के दौरान। ठीक है। अच्छा, एक खबर आज जिंक को लेकर आई थी, बड़ी इंटरेस्टिंग खबर। उसका बड़ा इम्पैक्ट हमने मार्केट के ऊपर देखा कि यूरोप में जो स्मेल्टर हैं रिफाइनिंग वाले उसको बंद कर दिया गया इस वजह से क्योंकि लागत बहुत ज़्यादा हो गई थी और उसका जिंक के जो स्मेल्टर थे उसको बंद कर दिए गए। और उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि आज बहुत बड़ी तेज़ी आई। LME पर 6.5% दाम बढ़ गए। MCX पर अभी भी 4% से ज़्यादा की तेज़ी है। तो राजीव जी बताएं, क्या जिंक में इस खबर का कुछ और असर बाकी है? मृत्युंजय जी, मुझे लगता है काफी हद तक ये खबर जो है अब मार्केट में डिस्काउंट हो गई है। और अगर हम बात करें लास्ट 21 दिन में करीबन जिंक ने 30% की तेजी दिखाई है। 15 जुलाई के आसपास जिंक ने एक न्यूनतम स्तर छुआ था इंडियन मार्केट में, जो कि था 260 रुपए के आसपास। और आज मार्केट 340 के आसपास एक उच्चतम स्तर को छुआ है। तो लास्ट 21 दिन में 21 ट्रेडिंग सेशन की बात कर रहा हूँ, उस दौरान 30% की तेजी आ चुकी है। मुझे लगता है कि मार्केट अब एक अच्छा खासा बढ़त दिखा चुका है। थोड़ा यहाँ से करेक्शन करना चाहिए। और जो नेगेटिव न्यूज थी स्मेल्टर्स के बंद होने की, वो भी मार्केट में कुछ हद तक डिस्काउंट हो गई है। तो मुझे लगता है कि मार्केट थोड़ा यहाँ से वापस करेक्ट करना चाहिए टुवर्ड्स 318 315 तक। अगला सवाल है के रॉय चौधरी का। पूछिए चौधरी जी। मेरा सवाल राजीव जी से है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, इवनिंग सेशन में क्रूड ऑयल और एनजी में क्या करना चाहिए? क्रूड ऑयल एनजी में इवनिंग सेशन में क्या करना चाहिए बताएं राजीव जी संक्षेप में। मुझे क्रूड ऑयल में तो लगता है कि मार्केट ऑलरेडी काफी रिकवर हो चुका है बॉटम से।
तो 7250 के स्टॉप लॉस के साथ करंट प्राइस पर भी बिकवाली कर सकते हैं। 7000 तक का लक्ष्य देखने को मिल सकता है। एनजी में देखिए काफी मुश्किल है बताना, क्योंकि काफी वॉलेटाइल कमोडिटी है। ओवरऑल ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव लगता है जब तक मार्केट 708 के नीचे नहीं सस्टेन करता है। आई थिंक बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी रखनी चाहिए। 725 730 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। शुक्रिया राजीव जी आपका, रवि जी आपका जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे।